सारे चीज़ों को समेटते हुए गीत एक ज़मीन देते हैं कि हम अपनी समय को, अपनी व्यवस्था को किस तरह से समझ सकें। कुड़ुक गीतों पर ध्यान दूँ तो कुड़ुक गीतों में दो अहम चीज़ हैं जो इस बात को स्पष्ट करती है। एक गीत है जिसमें एक चिड़िया का जिक्र है जिसके गाने से बागीचा सुंदर हो रहा है। तो सवाल इस तरह उठते हैं, अभी हम जिस वर्ष में हैं, रांची शहर में जेल के बने हुए 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जिस तरह से पूंजी आदिवासी व्यवस्था में घुसती है और एक पूंजी का लूप तैयार होता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सन 1931 से 47 के बीच में W.G. आर्चर हुए। उन्होंने कुड़ुक गीतों का संकलन पेश किया। इंग्लिश में उन्होंने अनुवाद किया है, जोरी लीव मी, माई क्लोथ्स आर कमिंग डाउन, लेट देम कम डाउन जोरी, लेट देम कम डाउन। आप सभी को ओल लगी, मेरा नमस्कार। मेरा विषय है लोकगीतों के नए पाठ कैसे हो। इस विषय पर मैं बातचीत करते हुए कुड़ुक आदिवासी गीतों का संदर्भ रखूंगी। मैं कुड़ुक समूह से नाता रखती हूँ और कुड़ुक समूह झारखंड राज्य में लगभग 17 लाख की आबादी के साथ खूब गितारू समूह है। गितारू यानी खूब गीत गाने वाला समूह है। फागुन में फगवा गाता है, खद्दी में त्यौहार के राग गाता है, करम त्यौहार के राग के गीत गाते हैं। गीत में कहीं प्रेम है तो गीत में कहीं विद्रोह भी है। गीत में समय है, पारिस्थितिकी है, संस्कृति है, प्रकृति है, राग है, संघर्ष है, विद्रोह है, सब कुछ है। तो इन सारे चीज़ों को समेटते हुए गीत एक ज़मीन देते हैं कि हम अपनी समय को, अपनी व्यवस्था को किस तरह से समझ सकें। इस विषय से गीत अपने पाठ की भी मांग करते हैं और उन्हें किस तरह से उनके नए पाठ तैयार हो उसकी भी मांग करते हैं। क्योंकि जब लोकगीतों की परंपरा है, वाचिक साहित्य, जब अपने समय के बदलाव, अपने समय में जो कुछ भी संघर्ष बदलाव जब आते हैं तो उनसे जैसे टकराती है तो एक ज़बरदस्त टकराहट होती है और वाचिक साहित्य में उस संघर्ष की अनुगूंज स्पष्ट सुनाई पड़ती है। और मैं इस बात पर कुड़ुक गीतों पर ध्यान दूँ तो कुड़ुक गीतों में दो अहम चीज़ हैं जो इस बात को स्पष्ट करती है। एक तो उनकी शैली। कुड़ुक गीतों में गीत जो बुने गए और किर की शैली में बुने गए। और यानी राग को उठाना या सवाल को उठाना, और किर यानी जो उठाए गए सवाल है उन तक लौटना। तो वे सवाल क्या होते थे? वे सवाल जीवन के सवाल होते थे। कुड़ुक आदिवासी समूह ने अपने श्रमशील जीवन के साथ श्रम करते हुए जिस तरह से साहित्य बुना, रचा, जीवन के सवाल उठाए और उन सवालों तक लौटे, तो उनकी रचना प्रक्रिया में जो पारिस्थितिकी में जो कुछ भी घट रहा था वो सब कुछ शामिल होता है। तो एक गीत का उदाहरण है, दो गीत है उदाहरण के रूप में, दोनों अलग अलग समय के हैं। एक गीत है जिसमें एक चिड़िया का जिक्र है जिसके गाने से बागीचा सुंदर हो रहा है। तो सवाल इस तरह उठते हैं, का चरई बोले तिरियो बोले बगैचा रे करे रे सोहान। कौन चिड़िया बोल रही है बगीचा सुंदर हो रहा है? इस सवाल के जवाब तक वे लौटते हैं, रियो चरई बोले तिरियो बोले बगैचा रे करे रे सोहान। रियो चिड़िया बोल रही है। समूह जब रियो चिड़िया के साथ गीत गाता है तो चिड़ियों की ध्वनि से उसको पहचानता है और उस चिड़िया, कौन सी चिड़िया गीत गा रही है उसकी पहचान करता है और उसके साथ गीत गाता है। अब एक अगला गीत है जिसका अर्थ है
ओ लड़की, तुम क्या देखकर शहर जा रही हो, ईंटे भट्ठे की ओर जा रही हो? क्या तुम नहीं देख रही हो, रांची शहर में जेल बन गया है। अभी हम जिस वर्ष में हैं, रांची शहर में जेल के बने हुए 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इससे पहले रांची रिची शहर के नाम से जाना जाता था, और रिची का अर्थ होता था एक चिड़िया, वो चिड़ियों का देश था। और वहाँ पे जेल बन रहा है। एक इस तरह का इकोनॉमिज्म, अर्थवाद के शिकार आदिवासी हो रहे हैं। वो गीत से अस्पष्ट रूप से रिफ्लेक्ट होता है। एक जबरन डिफरेंट तरह की आर्थिकी से, अर्थव्यवस्था के घुसपैठ से जो आदिवासी पलायित हो रहे हैं और एक नई तरह की व्यवस्था डेवलप की जा रही है, उसमें रियो चिड़िया कहाँ है? जब ये दो गीत एक साथ दोहराए जाते हैं तो अलग तरह के सवाल पैदा करते हैं। कि वह कौन सा सामाजिक ढांचा तैयार हो रहा है जिसमें जेल की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कौन कौन सी गड़बड़ियां हैं, कौन कौन सी विसंगतियां हैं, उनके जवाब की मांग वो पूरा गीत कर रहा है। और यह अस्पष्ट तरीके से है, शब्द में नहीं गाया जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि पार्वती, तुम क्या सोचकर, क्या देखकर शहर जा रही हो? ये बस उसी की जवाबदेही नहीं है, लगभग उस सदी के जो सवाल हैं उसका जवाब दे आज का भी मनुष्य है। जिस तरह से पूंजी आदिवासी व्यवस्था में घुसती है और एक पूंजी का लूप तैयार होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1793 स्थायी बंदोबस्त, मालगुजारी की व्यवस्था, आदिवासियों को अपने ज़मीन का मालिकाना हक देना, इसके पीछे की जो मंशा है, एक सामूहिकता की विचारधारा को जो विखंडित करने का प्रयास किया गया, ये उस साधारण से गीत में है कि मनुष्य की उपस्थिति किस तरह से है, ये सवाल है। इसी तरह का और एक गीत है जिसमें एक लड़की कहती है, निंगन कोई पेलो ककड़ो परमिया, निंगन पेलो ने छोड़ा बाउन। ओ लड़की, यदि तुम्हें केकड़ा पकड़ लेगा तो तुम्हें कौन छुड़ाएगा? तुम्हारा जोड़ी तो शहर चला गया है। केकड़ा का पकड़ना, इसको हम यदि आज की नज़र से देखें इस पुराने टेक्स्ट को, तो वो क्या है? वो एक तरह की व्यवस्था है जिसमें आदिवासी फंस रहे हैं, कोड़ा की ओर पलायित हो रहे हैं। तो एक ये बात है। और दूसरी बात है गीतों की व्यवस्था, कुडुख आदिवासी गीतों की व्यवस्था, और किर की व्यवस्था कुछ इस तरह से है जिसमें किसी भी एक गीत पर कोई भी एक व्यक्ति विशेषाधिकार का दावा तो नहीं ही करता। साथ ही यह कहावत भी प्रचलित है कि एकना दिम तोकना कत्था दिम डंडी, यानी चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है। गीत को उन्होंने इतना सहज बनाया कि वह बोलने जितना आसान है। जब वह बोलने जितना आसान होगा तो मनुष्य अपने समय की समस्याओं को कितना ठीक ठीक तरह से फ्रेम कर सकता है, ये लोकगीतों में है। लोकगीत, उनकी जो वाचिक साहित्य है, मनुष्य की चेतना को इस तरह से विकसित करती है कि वह अपने समय के सही सवालों को फ्रेम करे, उसके लिए वे सहज है, वह सहज है। अभी का समय ऐसा है, क्या मनुष्य अपने समस्याओं को ठीक ठीक तरीके से फ्रेम कर पा रहा है? ये भी लोकगीत के पुराने टेक्स्ट को उठाकर हम अपने आप को प्रश्नांकित कर सकते हैं।
वह कौन सी व्यवस्था है जहाँ गीत सामूहिक थे, उनमें सहजता थी, लोकतांत्रिकता थी, और आज के भारत का लोकतंत्र उस लोकतांत्रिकता के सामने कहाँ खड़ा होता है? दोनों लोकतंत्र में कौन सी गड़बड़ियाँ हैं, कहाँ गड़बड़ियाँ हैं? ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सन 1931 से 47 के बीच में W.G. आर्चर हुए। उन्होंने कुडु गीतों का संकलन पेश किया। द ब्लू ग्रोव 1940 में प्रकाशित हुई। लंदन बेस्ड एक प्रकाशक जॉर्ज एलन एंड अल्विन प्रकाशन से प्रकाशित हुई। तो उन्होंने उसमें लगभग 2000 से अधिक गीतों का संकलन पेश किया आर्चर ने, और उन गीतों को उन्होंने पोएट्री कहा। उन्होंने गीतों को पोएट्री की संज्ञा दी। यह कविता का लोकतंत्र ही है कि एक गीत अलग अलग समय में गाए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, और एक वैचारिक लोकतांत्रिकता की वैचारिकता को ज़मीन दे रहे हैं। वे कोई भी इस तरह का टूल्स डेवलप नहीं कर रहे हैं। पुराने गीत आज के समय में दोहराए जा रहे हैं, तो उनके दोहराने के क्रम ने ही कभी कभी मैं देख पाती हूँ कि मदैत की व्यवस्था को जन्म देते हैं। लोकगीतों में, लोक साहित्य में जो आम जन का साहित्य है, इतनी मजबूत वैचारिकी की ज़मीन को कैसे पैदा करती है? मदैत की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, आदिवासी गांवों में या किसानी गांवों में खेती के समय सब लोग खेत में मदद करते हैं, और गांव वालों को पता होता है कि किस गांव में रोपा का काम पूरा नहीं हुआ है, और वो अपनी मदद तब तक करते हैं जब तक पूरे गांव में यह काम ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसको मदैत व्यवस्था कहते हैं। तो इस मदैत व्यवस्था को ज़मीन कौन दे रहा है? इस वैचारिक को गीतों की लोकतांत्रिकता, कविता की लोकतांत्रिकता, जिसको आर्चर गीत को कविता कहते हैं। अब लोकगीतों के पाठ इस समय में कैसे हों, ये प्रश्न बनता है। तो मैं आर्चर की किताब को देख रही हूँ। उन्होंने एक गीत का विश्लेषण किया है। वो गीत है, इंग्लिश में उन्होंने अनुवाद किया है, जोरी लीव मी, माई क्लोथ्स आर कमिंग डाउन, लेट देम कम डाउन जोरी, लेट देम कम डाउन, वी विल डांस भेजा नेकेड, वी विल डांस भेजा नेकेड। भेजा एक डांस फॉर्म है उरांवों का, जिसमें लड़के लड़कियां साथ में नृत्य करते हैं। तो इस गीत को आर्चर व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि द पोएम इलस्ट्रेट द उरांव व्यू ऑफ व्हाट इज़ डेयरिंग। लेकिन जब इसके ओरिजिनल टेक्स्ट में जाते हैं तो ओरिजिनल टेक्स्ट कहता है, भेजा बेचो मेरी रिसियारेन जोड़ी, यानी भेजा नृत्य करते करते मैं इतना रिसिया गई, इतना रम गई कि वस्त्र गिर रहे हैं और वो वस्त्र बाधा नहीं बन रहे हैं। तो आर्चर एक जो गीत के आसपास अस्पष्ट अर्थ है उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिसे वे यहाँ डेयरिंग कह रहे हैं वो दरअसल उस समूह की सांस्कृतिक चेतना में मौजूद है। नृत्य जिस प्रकार का महत्व रखता है वह जीवंतता है, रीझ है, खुशी है, जिसके लिए कुडुख आदिवासी एक शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, रसगिरदा, यानी रीझ से लबालब वाली स्थिति। कपड़े बाधा नहीं बन रहे हैं। तो ये एक उनका अलग अर्थ है जो उस परिस्थितिकी को समझते हुए समझा जा सकता है। तो गीत के साथ ऐसा है कि गीत की अपनी, चाहे वो कुडुख गीत ही क्यों ना हो, उनकी अलग अलग भाषा हो सकती है। हर गीत की अपनी भाषा हो सकती है। तो उस गीत के भाषा और भाव को जब तक नहीं समझा जाए, लोकगीतों के नए पाठ तैयार होने में दिक्कतें आएंगी।
और एक बात है, आर्चर की किताब द ब्लू ग्रोव में आर्थर वैली कहते हैं, आर्थर वैली उन्होंने चीनी और जापानी फोक सॉन्ग का कलेक्शन और ट्रांसलेशन किया है। तो वो कहते हैं कि चीनी कविता के संदर्भ में, चीनी लोकगीतों के संदर्भ में, कि उनका जब संग्रहण किया जा रहा था तो उनका उद्देश्य बहुत हद तक राजनीतिक था। जो गवर्निंग क्लास थी वो जनता से जुड़ने के लिए और उनकी कमज़ोरियों और आकांक्षाओं को जानने के लिए उनका अध्ययन संग्रहण कर रही थी। लेकिन उरांव गीतों के संग्रहण में उन्होंने पाया कि इस तरह की कमजोरियां या आकांक्षाएं उनको गीतों में दिखाई नहीं देती है, जिस तरह से उन्हें चीनी कविता या चीनी सॉन्ग में दिखाई देता है। और वे कहते हैं कि गीत जब तक अपनी जिस पारिस्थितिकी में गाए गए हैं उस पारिस्थितिकी को नहीं समझा जाएगा, जो उस समय का जो स्टॉक इमेजरी है, जो स्मृतियों का जो संकलन है, उसको जब तक नहीं समझा जाएगा गीत के सही अर्थ तक नहीं जा सकते हैं। यही बात कहते हैं हेंज वार्नर भी कहते हैं। वो एक थ्योरी ऑफ सक्सेसिव स्टेज का सिद्धांत पेश करते हैं और कहते हैं कि निरंतरता, साहित्य गीत की जो निरंतरता है, जिससे हर समूह का वाचिक गीत या लोकगीत गुजरता है, उसमें एक तरह का स्पष्ट शोर होता है। वो अस्पष्ट शोर एक अस्पष्ट अर्थ के साथ होता है, जिसको बिना परफॉर्मेंस के तो मुझे नहीं लगता समझा जा सकता है। एक गीत है जिसका अनुवाद आर्चर ने कुछ और किया है और मैं उसे अलग तरह से समझती हूँ। गीत है, पियो पियो रे डाड़ी में बैसल पियो पियो रे डारी के मती भांगबे। पियो मैना, जो डाल पे बैठी है उस डाल को मत तोड़ना। सोने लगल डाय रे पियो, रुपए लगल डाय रे पियो पियो रे डारी के मती भांगबे। सोने की डाली है, चांदी की डाली है, उस डाली को मैना मत तोड़ना। आर्चर इसका विश्लेषण करते हैं कि उरांव आर फैसिनेटेड विथ गोल्ड, लेकिन दे आर नॉट फैसिनेटेड विथ गोल्ड। ये दरअसल उनकी एक वैचारिकी है, एक दर्शन है, जहाँ तक वे नहीं पहुँच पा रहे हैं कि एक समूह में कितनी मैनाएं हैं, यदि वे अपनी सामूहिकता से भटकती है तो क्या होता है। ये सारे अर्थ को अस्पष्ट तरीके से एक अस्पष्ट शोर के साथ लोकगीत, चाहे वो जिस भी समुदाय का हो, होल्ड करके रखता है। और वर्तमान टेक्स्ट के साथ हम जब उनको पढ़ते हैं तो अपने अर्थों के साथ पढ़ते हैं, उस परिस्थितिकी और उस सामाजिकी के अर्थ के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। और वे हमें जब तर्क संगत नहीं लगते हैं तो हम उन्हें जाने देते हैं, चूँकि उनके भीतर इस तरह के मूल्य मौजूद है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये एक बात है। और इसी तरह का और एक गीत है, दे तो गया ओड़िया का धाना, जनाम कीने जा। 2 माह 1 ओड़िया धान, मैं जीवन खरीदने जाऊंगी। आना धना पैबो, सोना रूपा पैबो, जनाम कहाँ पैबो। अन्न धन सब मिल जाएगा, लेकिन जीवन कहाँ मिलेगा। और में लड़की कह रही है 1 ओड़िया यानी 40 किलो धान दो, मैं जीवन खरीदूंगी। लेकिन यहाँ के स्टॉक इमेजरी में और यहाँ की पारिस्थितिकी में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है।
उनकी खेती की संस्कृति जहाँ वे धान उगाते हैं, और बाज़ार का प्रवेश है जहाँ वो एक ओड़िया धान लेकर जाते हैं। उस धान का मूल्य होता है, वो तयशुदा मूल्य भी जीवन खरीद सकता है नहीं। तो एक पूरा काल यहाँ पर दो आ रहा है। तो इसके सामान्य से अर्थ में जाते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे सामने ये चुनौती होती है कि ओल्ड टेक्स्ट को जब हम पढ़ रहे हैं तो उस समय के इतिहास को, उस समय की स्मृतियों को, उस समय की परिस्थिति को देखते हुए सारी चीज़ों को पढ़े। और ये ऐसा नहीं होता है तो कई बार फोक टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट पैरोडी भी बन जाते हैं। अब 1963 मैं याद करती हूँ, रामदयाल मुंडा ने सरहुल का जुलूस, एक प्रोटेस्ट शुरू किया था अपने संस्कृति के बचाव में, और वहाँ से लेकर अब तक आदिवासी सरहुल के मौसम में नाच रहे हैं। वे एक ही गीत को दोहरा रहे हैं और इसी समय उस गीत में जंगल है, और अभी के समय में जंगल के साथ क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। तो ये व्यवस्था जनित एक चीज़ें भी काम कर रही हैं जो रामदयाल मुंडा जी शुरू किए थे। उस अर्थ में अभी हम उन सारी चीज़ों को समझ पा रहे या नहीं पा रहे हैं। तो गीत का दोहराव भी अपने सवाल के जवाब में नहीं लौटता है, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो लोकगीतों को पढ़ते हुए उनके साथ जो कई अर्थ छुपे हुए हैं, पिछली सदी के सवाल, उसके जवाब, उसके किर तक लौटने की प्रक्रिया, उन सारी चीज़ों को समझते हुए अभी गीत को ना गाया जा पाना, इस समय के सच को समझते हुए, उस समय की अर्थनीति को समझते हुए, उस समय की संस्कृति परिस्थिति को समझते हुए हम लोक गीतों के नए पाठ तक पहुंच सकते हैं। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धाइन मोजरा।